हेलो बच्चों, उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट परेशान थे कि उनका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है, क्या नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। आज नोटिफिकेशन आ गया। एक छोटा सा वीडियो मैंने डाल दिया था, बट ये वीडियो कंप्लीट प्रोसेस को कवर करेगा। कंप्लीट प्रोसेस। तो जितने बच्चों को डाउट था कि फर्स्ट राउंड में लिया नहीं लिया, मिला था, अपग्रेड किया, वो या फिर वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि रिजर्वेशन में मेरा दिल्ली वाला सर्टिफिकेट है ओबीसी का, यहाँ का क्या होगा, क्या यहाँ का लगेगा, या फिर छोटी छोटी बातें कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, क्या दोबारा कराना होगा, या फिर आपको क्या क्या किस किस दिन क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। सारे नए स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है होते हैं ऐसे, अभी भी कई लोगों को मेरा वीडियो नहीं पता है। कई बार कई स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं, उनको नहीं पता यार, तो कोई बात नहीं पता है तो फर्स्ट टाइम पता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो बताने वाला हूं, एक तो इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल पूरा, टाइम टेबल, समय सारणी, और उसके बाद पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया। तो 3 चरणों में होगा ये। पहले नोटिस जो है वो मैं पढ़ देता हूं। महत्वपूर्ण सूचना, नीट यूजी उत्तराखंड केंद्रीय काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट और उसके चयन विकल्प आधारित आवंटित सीट के प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूचना है कि अपनी प्रवेशित सीट को बिना धरोहर राशि जब्त किए हुए अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 19 तारीख को सायं 5 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से संबंधित संस्थान को किसी सीट को छोड़ सकते हैं। 19 तारीख के शाम को 5 बजे तक। उसके बाद किसी बच्चे को सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अब उसके बाद कुछ और एक पेज दे रखा है इन्होंने। ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम पे आप बने रहिएगा मेरे, बड़े इंफॉर्मेशन का है। सीट सरेंडर लेटर नीट यूजी राउंड 1, ये फॉर्मेट है जिसमें नीट का कॉलेज है दिया हुआ, नीट का रोल नंबर है, अलॉटेड कैटेगरी, कोर्स नेम, रैंक, मार्क्स, स्टेट रैंक, कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल, उसका डिक्लेरेशन, कंफर्मेशन बाय द प्रिंसिपल, और उसके बाद फी रिसीप्ट आपको, अटैचमेंट लेटर फी रिसीप्ट आपको ukneetcounseling@gmail.com पे भेजना होगा। तो बेटा ये तो पहला रहा। दूसरा पेज पे आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, समय सारणी। ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स को फी सिक्योरिटी वगैरह सब क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग से दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, फी सबमिशन एंड फॉर्म फिलिंग न्यू कैंडिडेट, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग by already registered candidate and candidate opting for seat upgradation without payment of registration fee, security fees, online choice filling and locking by newly registered and already registered candidate of round 2 15/11 से, यानी आज 1 बजे से 19/11 यानी 19/11 के 2 बजे तक आप कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट 20 तारीख को आएगा 3 बजे के बाद। उसके बाद लास्ट डेट टू सरेंडर विड्रॉ रिजाइन सीट अलॉटेड इन राउंड 1 19 तारीख को 5 बजे तक राउंड 1 वाला छोड़ दीजिए। डेटा प्रोसेसिंग होगा 21-22 को, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा 23 को। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा 28 नवंबर को। और उसके बाद छोटी मोटी इसमें बातें दे रखी हैं, ये बातें करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। अब आ जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। मेरे हाथ में पूरा प्रोसेस है, इसको मैं आपको देख के बता रहा हूं। कुछ कुछ मैंने टिक कर रखे हैं जो आपको बताना है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु एलिजिबिलिटी, अर्हता हिंदी में बोला जाए तो, प्रथम चरण के पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं कर पाए हैं, जिनको नहीं हुआ है, तो ये लोग एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयांतरागत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो और द्वितीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग करना चाह रहे हो। फर्स्ट राउंड में ले ली लेकिन अब एमबीबीएस कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं, यानी दूसरी एलिजिबिलिटी हो गई। तीसरी क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयांतरागत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो, जिनको मिला लेकिन सीट लिया ही नहीं टाइम से। चौथा है, ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम चरण काउंसलिंग में पंजीकरण कराया ही नहीं हो और द्वितीय चरण में सीट लेने के लिए प्रतिभाग करना चाहते हो, ऐसे लोग भी आ सकते हैं। अब यदि प्रथम चरण में पंजीकृत हुए अभ्यर्थी द्वितीय चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया में अब सम्मिलित ना होने के इच्छुक
हो अथवा अपनी पूर्व प्रवेशित सीट से संतुष्ट हो तो उन्हें सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग ना करें। इस सीट को किसी अन्य एलिजिबल अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम में निम्नानुसार आवंटित किया जा सके और सीट ब्लॉकिंग जैसी कुप्रथा को भी रोका जा सके। बहुत बड़ी बात कर दी, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे सुन के। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन आधार पर होगी। द्वितीय काउंसलिंग में पंजीकरण धनराशि और धरोहर धनराशि केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर जमा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में पंजीकरण शुल्क और धरोहर राशि दोनों जमा की गई है, यदि वो द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर स्वयं को पुनः पंजीकृत करवाते हुए ऑनलाइन आवेदन कर नवीन चॉइस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी। अपितु ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रथम चरण में मात्र पंजीकरण शुल्क जमा किया गया परंतु धरोहर यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की गई, वे धरोहर राशि को जमा करवाते हुए पुनः पंजीकरण करवाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के नवीन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, न्यू। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में पंजीकरण और धरोहर दोनों राशि जमा नहीं किए गए, वे बिंदु संख्या 3 के हिसाब से दिए गए क्रमानुसार दोबारा करेंगे सब कुछ, मतलब किया ही नहीं तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जिन कैंडिडेट द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों जमा की गई, यदि वे पूर्व में चयनित किसी गए कोटे के विकल्प में परिवर्तन करते हुए द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसे उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट hnbumu.ac.in पर जाकर स्वयं को पुनः पंजीकरण करवाते हुए नवीन कोटे के विकल्प का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हुए चयन करना होगा। तत्पश्चात ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर, बड़ा लंबी बातें हैं यार, मतलब प्रोसेस वही है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक अन्य अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में पंजीकरण पुनः पंजीकरण करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरते हुए समस्त वांछित सूचना नवीन चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा की दशा में हुए द्वितीय चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट हेतु एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये क्या जरूरत है यार, जब वो भरेगा ही नहीं तो उसको सीट कहां से मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरांत उसका प्रिंट आउट निकालने, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग समय सारणी द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में निर्धारित उसमें परिवर्तन कर सकता है। तत्पश्चात अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाना होगा। यदि लॉक करना कोई भूल हो जाता है तो ऑनलाइन प्रणाली द्वारा स्वतः लॉक माना जाएगा। संस्थागत वार सीट मैट्रिक्स, संस्थावार सीटों की कोटेवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रत्येक लिंक पर उपलब्ध है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेबसाइट पे HNBUMU पे अवेलेबल है, ये देख सकते हो। प्रीवियसली इससे पहले आज वाला नहीं देखा मैंने, 37 सीट्स थी, अब शायद उतनी ही सीटें हैं, फिर भी मैं एक बार देख के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। शुल्क विवरण ये बोला गया, आप अपने कॉलेज में जाके पता कर लेना। प्रथम सीट अपग्रेडेशन क्या है? प्रथम चरण के प्रवेशित छात्र जिनके द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारण समय में प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, वो द्वितीय चरण में सीट को अपग्रेड करने का उनको अधिकार होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट अपग्रेड न होने की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा, परंतु ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रथम चरण की प्रवेशित सीट को छोड़ने का राइट नहीं होगा। आपने अपग्रेड किया, आपको कुछ नहीं मिला तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट अपग्रेड होने की दशा में अभ्यर्थी को पूर्व प्रवेशित सीट पर कोई अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में प्रवेशित छोड़ी सीट, इस रिक्त हुई सीट की वरीयता सूची क्रम में अगले एलिजिबल कैंडिडेट को बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवंटित कर दिया जाता है। तो ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको छोड़ना हो तो भाई साहब सोच समझ के ही छोड़िएगा। बाकी काफी सब कुछ दे रखा है। आरक्षण के बारे में थोड़ा बता दूं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पंजीकृत हुए एलिजिबल राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तराखंड राज्य की काउंसलिंग की तिथि को प्रचलित स्थापित नीति निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा। किसी प्रकार की श्रेणी उप श्रेणी का लाभ उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी को ही दिया जाता है, ये आपको पता ही है। बाहर से आप यहाँ पढ़ने आए हो तो केवल जनरल माने जाओगे। ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र INC नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा काउंसलिंग संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य वैध होना चाहिए। कुछ दिया हुआ है सर्कुलर के अनुसार ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता वैलिडिटी को भली भांति जांच कर लें। अमान्य ओबीसी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उसके बाद हाँ, भूतपूर्व सैनिक के बारे में बता दें कि उप श्रेणी डीपीडब्ल्यू हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखंड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र पुत्रियों के लिए अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना, थल, वायु और जल में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उपश्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आश्रितों को उक्त उपश्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी पैरामिलिट्री वाले लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है। एक पॉइंट और बता देता हूं, प्रवेश प्रक्रिया ये सबका सामान्य तरीके से दे दिया गया है। मॉपअप के बारे में बताया गया। मॉपअप एवं आगामी काउंसलिंग चरणों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से अपलोड की जाएगी और कुछ नहीं है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू एवरीवन, बाय बाय। कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, बहुत नीचे मुश्किल है लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज ऑल अबाउट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।